नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या, जो उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति के बारे में दिया हुआ है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश से पुलिस भर्ती, समीक्षा अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनमें से इसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे आज। तो शुरू करते हैं हम। उत्तर प्रदेश को मानवता के लिए दो सबसे बड़े उपहारों से पुरस्कृत किया गया है। कल हम कुछ उत्तर प्रदेश में संबंधित महापुरुषों के बारे में डिस्कशन किए थे। आज कला संस्कृतियाँ और जो स्थापित प्रमुख धरोहर हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत किया गया है, वे दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाकाव्य युग से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र संस्कृति की कई नई धाराओं द्वारा पोषित हुआ है, जिनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म और जैन धर्म से उत्पन्न हुए। अब बात करें उत्तर प्रदेश के बौद्ध वास्तुकला, तो इसमें धम्मेक स्तूप की बात करें। धम्मेक स्तूप, तो धम्मेक स्तूप का जो निर्माण हुआ है 500 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में निर्मित एक पुरानी संरचना के स्थान पर किया गया था। ठीक। और धम्मेक स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तनम में का प्रतिनिधित्व करता है। इस पार्क को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था और वह अपना अष्टांगिक मार्ग दिया। तो यहाँ पे इन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ठीक। और दीवार पर मनुष्य और पक्षियों की उत्कृष्ट नक्काशी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख है। ठीक। तो अशोक के जो शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, और इसको पढ़ने वाला पहला जो था व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। आगे बात करें धर्मराजिका स्तूप, तो धर्मराजिका स्तूप यह क्या है, तो यह अशोक पूर्व के कुछ बचे हुए स्तूपों में से एक है, जिसकी केवल नींव ही बची है। सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप के निर्माण के 5 चरण मौर्य और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के हैं। मार्शल और कोनो के अनुसार मूल स्तूप अशोक के समय का ही है। और आगे बात करें चौखंडी स्तूप, तो इसके बारे में जानकारी बता दें तो माना जाता है कि सारनाथ में चौखंडी स्तूप का निर्माण गुप्त काल के दौरान 4वीं और 6वीं शताब्दी के बीच उस स्थान को चिन्हित करने के लिए किया गया था जहां भगवान बुद्ध और उनके पहले शिष्य बोध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान मिले थे। ठीक। और आगे बात करें अशोक स्तंभ, अशोक की सिंह राजधानी है ना। तो अशोक के बारे में और बताएं तो अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खड़े हैं और चुनार बलुआ पत्थर से बने हैं, जो भारतीय वास्तुकला के एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक। और अशोक की सिंह राजधानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ की राजधानी या शीर्ष है। ड्रम के आकार अबेकस पर एक के बाद एक 4 आदम शेर स्थापित हैं। ठीक। और अबेकस के किनारे को उभरे हुए पहियों से सजाया गया है। शेर और बैल जैसे जानवरों की मूर्तियां इन स्तंभों की सुंदरता बढ़ाती हैं। इसके आधार पर घंटी के आकार का कमल है और अशोक का सिंह शीर्ष प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक, याद रखिएगा ना। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश के मंदिर एवं वास्तुकला के बारे में, तो देखो दशावतार मंदिर देवगढ़ में सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन एग्जाम में ये जितने हम प्रश्न बता रहे हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आता है मिलान करने के लिए, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, किसको बनवाया, किस समय बना, तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करें देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसके बारे में बता दें तो दशावतार मंदिर यह विष्णु मंदिर है। पूछ लेते हैं दशावतार जो देवगढ़ में मंदिर है वो किस देवता के लिए है, तो यह विष्णु मंदिर है। और सबसे पुराने जीवित हिंदू मंदिर पत्थर मंदिरों में से एक है। इसका 500 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में हुआ था। ये शायद ललितपुर में पड़ता है। और भगवान विष्णु को समर्पित यह अति सुंदर गुप्तकालीन मंदिर उत्तर भारत का सबसे पुराना ज्ञात पंचायतन मंदिर है। अगर पूछ ले कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस शैली का बना हुआ है, तो ये पंचायतन शैली में बनाया गया था। ठीक, जैसे वो बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, तो ये पंचायतन शैली, इन सभी का मिश्रण है पंचायतन। और यमुना की आकृतियाँ गर्भगृह की ओर जाने वाले नक्काशीदार द्वार को सुशोभित करती हैं। शिखर वास्तुकला को पहली बार यहाँ 5वीं-6वीं शताब्दी में पेश किया गया था। शिखर का केवल निचला हिस्सा ही बचा था जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक, आगे बात करें भीतरगांव मंदिर कानपुर में बना है, इसके बारे में बता दें तो भीतरगांव मंदिर 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। यह छत और ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना जीवित टेराकोटा हिंदू मंदिर है। ठीक, और ये ईंटों से बना है। और कनिंघम ने पहली बार इस स्थल का दौरा किया। उस समय बरामदे और अर्धमंडप के अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो बाद में ढह गए हैं।
और नेक्स्ट बात करें ताजमहल के, तो इससे तो सभी परिचित होंगे ताजमहल से, ठीक। धरोहर, विश्व धरोहर। और उत्तर प्रदेश इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में बता दें, तो ये मतलब मुस्लिम शासकों ने जो बनवाए उनके बारे में विशेष जानकारी हम बताएं इसमें। तो आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। बादशाह शाहजहां द्वारा इसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया गया था। ताज की चमकदार सुंदरता को सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया, जिसमें पित्रा डेवरा जैसी सजावटी शैली और सुलेख में मनोरम रूपांकनों का सौंदर्यपूर्ण उपयोग किया गया है। और आगे बात करें आगरा के लाल किले के बारे में, तो यह किला 1573 में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित डिजाइन और निर्माण की उत्कृष्ट कृति है। किले के अंदर कई उत्कृष्ट इमारतें बनी हैं, जिनमें मोती मस्जिद, आम, दीवान खास और मुसम्मन बुर्ज शामिल है। किले के अंदर जहांगीर का महल है, खास महल है और शीश महल अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान लड़ाई का स्थल था, ठीक। और आगे बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1585 के बीच में हुआ था। अकबर ने संत सलीम चिश्ती के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए सीकरी में एक शाही निवास बनवाया था, क्योंकि सलीम चिश्ती के पूजा करते थे। इन्हीं के पूजा करने के बाद इनको सलीम जो जहांगीर था उसका जन्म हुआ, तो इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद इन्होंने सलीम उसका नाम रख दिया, क्योंकि सलीम चिश्ती के उपासक थे, तो अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था इन्होंने, ठीक। तो और जो आगे बात करें, जो आगरा के साथ संयुक्त राजधानी के रूप में काम करेगा, उन्होंने नए शहर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा, ठीक। और फतेहपुर सीकरी हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला की पराकाष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी मस्जिद मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन फारसी और हिंदू वास्तुकला के लिए गए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं अगली विश्व धरोहर में से कौन है, आसफी इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। तो आसफुद्दौला इसको बनवाया था, इसीलिए इसे आसफी इमाम बाड़ा कहते हैं, जो यहाँ अवध के नवाब थे, ठीक, आसफुद्दौला। और इसकी अभी पूछा गया था पिछले एग्जाम में, तो इसका जो दरवाज़ा इसकी ऊंचाई पूछी गई तो 63 मीटर का दरवाज़ा, ठीक। ये क्वेश्चन आया था अभी समीक्षा अधिकारी में या जूनियर असिस्टेंट में, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता, ठीक। तो इसके बारे में बता दें, तो लखनऊ में इस विशाल संरचना का निर्माण 1784 में नवाब आसफुद्दौला द्वारा किया गया था। इसके केंद्रीय हाल को दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद द्वार कहा जाता है और आंतरिक दीर्घाओं को छोड़कर पूरी संरचना में कोई लकड़ी का काम नहीं है। इमाम बाड़े के परिसर में ही भव्य आसफी मस्जिद है। शाही बावली यहाँ की एक और आकर्षण है। और आगे बात करें सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो सलीम चिश्ती का मकबरा देखो इस तरह का बना हुआ है ना, ये देखो कितना बढ़िया चमक रहा है ना। तो यहाँ सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने संत के सम्मान में बनवाया था। मुख्य कक्ष के दरवाजे पर अरबी पद्धति की बारीक नक्काशी की गई है और इस पर कुरान की आयतें भी उत्कीर्ण की गई हैं ना। आगे बात करें खुसरो बाग, ये कहाँ बना है, तो यह एक बड़ा ऐतिहासिक उद्यान है जिसमें जहांगीर की राजपूत पत्नी शाह बेगम की कब्रें हैं। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा और जहांगीर की बेटी निथार बेगम थी। यह यूपी के प्रयागराज में है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी संबंधित था, ठीक। और आगे बात करें यूपी की औपनिवेशिक वास्तुकला, तो मेयो मेमोरियल हॉल के बारे में बता दें, तो प्रयागराज में मेयो मेमोरियल हॉल का निर्माण 1879 में आर रास्केल बायनी द्वारा कराया गया। यह 19वीं और 20वीं सदी के औपनिवेशिक वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वायसराय मेयो की याद में बने इस हॉल में सार्वजनिक बैठकें, स्वागत समारोह आयोजित किए जाते थे, ठीक। लॉर्ड मेयो जो था इसके समय में पहली 1872 में पहली जनगणना हुई थी ना, तो वही है लॉर्ड मेयो, ठीक। और इसको यहीं पे मार डाला गया था लॉर्ड मेयो की। और आल सेंट्स कैथेड्रल की औपनिवेशिक संरचना, जिसे पत्थर गिरजा पत्थर चर्च के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी में गोथिक वास्तुकला शैली में बनाई गई थी, ठीक। शैलियाँ पूछ लेते हैं, जो ये धरोहरें इनकी शैलियाँ पूछ लेते हैं, कब बनवाया, किसने बनवाया, तो ये सारा मैटर याद रखना। इसे 1871 में सर विलियम इमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। अगर डिजाइन के बारे में बता दें तो सर विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। अब आगे बात करें वाराणसी में संस्कृति विश्वविद्यालय की, तो संस्कृति महाविद्यालय की वर्तमान इमारतों का निर्माण गोथिक शैली में किया गया है और 1916 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एशिया की बेहतरीन वास्तुकला में एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
की इमारत निर्माण शुरू करा था। तो इसको 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने बनवाया। ठीक। और नेक्स्ट बात करें राजभवन की, तो राजभवन के बारे में बता दें तो राजभवन लखनऊ में राजभवन कोठी हयात बख्श हुआ करता था, जिसे मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने अपने निवास के रूप में डिजाइन किया था। और भारत की आज़ादी से पहले कोठी हयात बख्श को गवर्नर हाउस आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के गवर्नर का आधिकारिक निवास घोषित किया गया था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राजभवन कर दिया गया था। ठीक, तो ये है राजभवन, देखो ना अच्छा बना है। और आगे बात करें नेक्स्ट विधान भवन की, तो ये है विधान भवन। अब इसके बारे में बता दें तो 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने विधान भवन की आधारशिला रखी, जिसे उस समय काउंसिल हाउस के नाम से भी जाना जाता था। और इसे विशेष रूप से मिर्ज़ापुर के पत्थरों से बनवाया गया है। इसे पूरा होने का अच्छा साल लगा। यह इमारत, जिसे अब लखनऊ जीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, एक समय एक रिंग थिएटर जिसका उपयोग ब्रिटिश परिवारों द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता था। ठीक, और इसका उपयोग अंग्रेजी फिल्में दिखाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता था, और यहाँ अंग्रेजी नाटक भी प्रदर्शित किए जाते थे। तो जितनी भी इमारतें बनी हैं फिलहाल ये अंग्रेज़ों और जो मुस्लिम शासकों गुप्त शासकों के ही बनवाई हैं। वर्तमान में कोई बेहतरीन इस तरह बनवा नहीं सकता। और बेगम समरू चर्च के बारे में बता दें तो सरधना का चर्च बेगम समरू द्वारा बनवाया गया था और वर्ष 1822 में मदर मैरी को समर्पित किया गया था। ठीक, यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। और नेक्स्ट बात करें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। इसके बारे में हम बता दें तो कुषाण काल में मथुरा कला अपने शिखर पर पहुंची। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बुद्ध की मानव रूपी छवि है, जिसे अब तक कुछ प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। न केवल बौद्ध धर्म बल्कि अन्य धर्मों जैन धर्म और हिंदू धर्म के चित्र भी मथुरा शैली में चित्रित हैं। इसकी विशेषताएं बता दें तो मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें विष्णु और शिव की छवियाँ उनके आयुधों द्वारा दर्शाई गई हैं। बड़ी छवियों का आयतन चित्र तल के बाहर प्रक्षेपित होता है। चेहरे गोल और मुस्कुराते हुए हैं, शरीर पर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवताओं की छवियों और चित्र बड़े पैमाने पर उकेरे गए हैं। मूर्तियां बनाने के लिए अधिकतर चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में मथुरा की मूर्तियों ने कामुकता का स्थान ले लिया। तीसरी शताब्दी ईस्वी में मूर्ति में अत्यधिक कोमलता और गति को कम करके मूर्तिकला की मात्रा में परिवर्तन को दोनों पैरों के बीच की दूरी बढ़ाकर और शरीर की मुद्रा के झुकाव का उपयोग करके दिखाया गया। सिर को चारों ओर से प्रभा मंडल द्वारा सजाया गया है। तो आगे बात करें चित्रकला है, इसमें बहुत सारी तो ये थी आज के हमारे मुख्य टॉपिक, जो प्रमुख धरोहरें थी उत्तर प्रदेश में बनी हुई, इनके बारे में हमने विशेष जानकारी आपको बता दी है। और आपका आज का टॉपिक तो हम इसी में समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक कल रहेगा उत्तर प्रदेश में चित्रकला के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला है उसके बारे में आपको हम विशेष जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स। जो भी मेरे नए दोस्त क्लास में जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने करंट अफेयर की क्लास डाली है, आप लोग अभी देखे नहीं शायद, उसको देख लो। बेहतरीन PDF आज से शुरू हुई है, जिसमें हम पूरी व्याख्या ऐसे बोल के बताते थे, वैसे आपको अब इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, पूरा मटेरियल आपको PDF में लिखा हुआ मिलेगा और बेहतरीन PDF मैंने बनाई है और अच्छी क्लास भी है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास हम 5:30 बजे के लगभग डाल देते हैं सुबह। तो 10-15 मिनट की क्लास है और अच्छे ढंग से आप उसको देख सकते हैं। और उसमें से जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छटे हुए क्वेश्चन पर डे के करंट अफेयर से बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। अगला मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बिहार SSC और बिहार जो शिक्षक भर्ती लगी है उससे संबंधित हम वीडियो भी बनाएंगे। तो बिहार से जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय सभी को।